अनंत कुमार हेगड़े। सभापति महोदय, इस विषय को लेकर के पहले बोलने का मौका मुझे मिला था, लेकिन ने पार्टी ने तय किया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने पहले वक्ता बन करके कहेंगे। हम रियो, जिनेवा और क्योटो से होकर के बाली का रोड मैप लेकर के अभी कोपनहेगन जा रहे हैं। अपना एजेंडा तो तय है, कोपनहेगन में हम क्या कहने जा रहे हैं, बस यहां चर्चा होगी, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकल आएगी तो उसको लेकर के अपना एजेंडा में हम मिला करके हम जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन कोपनहेगन में हम किस विषय को लेकर के कमिटमेंट लेने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्री साहब ने अपने पत्र में लिखा है और अपने प्रधानमंत्री जी जब यूएस गए थे उस वक्त भी अपने वक्तव्य में कहा है कि रेड स्कीम इंप्लीमेंटेशन का ज्यादा महत्व इसमें होगा। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिसफॉरेस्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ये रेड स्कीम है। इसका ही महत्वपूर्ण एजेंडा कोपनहेगन में हम हस्ताक्षर देने वाले हैं, इसको लेकर के चर्चा होगी। सबसे पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब ने सुबह कहा कि पाश्चात्य राष्ट्र पोल्यूशन वहां एमिशन होता रहेगा, भारत जैसे अभिवृद्धिशील राष्ट्र उसका कुंड बनेगा, उसका पापों का कुंड बनेगा, कार्बन सिंक यहां होगा। यह उपाय है। एक कैसे होगा? रिफॉरेस्टेशन के लिए पैसा कहां से लाएंगे? हम कार्बन ट्रेडिंग करेंगे। कार्बन ट्रेडिंग नॉन फॉरेस्ट लैंड में करेंगे या फॉरेस्ट लैंड में करने जा रहे हैं, यह प्रश्न है। अपना जो मौजूदा फॉरेस्ट है उसका कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी क्या है, उसको लेकर के हम कार्बन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, या नॉन फॉरेस्ट जहां पर एक पेड़ भी नहीं है, टोटली डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, वहां हम फॉरेस्ट बना करके वनीकरण करके हम कार्बन ट्रेडिंग बनाने जा रहे हैं, यह प्रश्न है। वनीकरण करने के लिए अपने पास क्या पैसा है? 2009-10 का अगर बजट देखें तो फॉरेस्टेशन के लिए, रिफॉरेस्टेशन के लिए मंत्रालय के पास कितना पैसा है? लगभग 500 करोड़ लगभग रिफॉरेस्टेशन के लिए दिया गया है। अब तक जो भी रिफॉरेस्टेशन का फंड आता था एडीबी स्कीम द्वारा आता था, बाद में दूसरे कंट्रियों से आता था, अपने देश से हम कभी खर्च नहीं किया। जिस फॉरेस्ट लैंड को अभिवृद्धि के लिए हमने जो कोई कंपनियों को दिया, कॉम्पनसेटरी फॉरेस्ट फंड, वो भी अपने पास नहीं है, वो भी खाली हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5000 करोड़ फिर वापस देना है, वो भी पैसा मंत्रालय के पास नहीं है। शायद मुझे लगता है एक ही साल में 5000 करोड़ पाना अपने मंत्रालय को भी मुश्किल है। रिफॉरेस्टेशन फंड कहां से लाएंगे? अपना फॉरेस्ट बेचेंगे, अपना अरण्य को वहां जाकर के जो इंटरनेशनल कंपनियां आएगी, मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी, एनजीओ आएंगे, उसको बेचेंगे, कार्बन फॉरेस्ट के नाम पर वो हो जाएगा। दुनिया भर यही चल रहा है। भारत में पहली बार हम इस बारे में सोच रहे हैं, इस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया में अभिवृद्धिशील राष्ट्र में यही हो रहा है। केन्या में यही हो रहा है, उगांडा में यही हो रहा है, इंडोनेशिया में यही हो रहा है।
वहां के जो आदिवासी है इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको भुगत रहे हैं। क्या अपने देश में भी यही होगा? कोपेनहेगन जाने से पहले रेड जो स्कीम हम लेकर के जा रहे हैं, कमिटमेंट देने से पहले इस देश को अपने मंत्री जी ने भरोसा देना होगा कि ऐसा नहीं होगा। हम फॉरेस्ट को, अपने वन को नहीं बेचेंगे। कार्बन सिंक अपना देश नहीं बनेगा। कार्बन सिंक होगा, अपने तरीके से होगा, जो यूएस चाहता है, जो अभिवृद्धि डेवलप्ड कंट्रीज चाहता है, उस दृष्टि से नहीं होगा। हम जिस दृष्टि से चाहते हैं उस दृष्टि से होगा। ये मंत्री जी से हम चाहते हैं, इस सरकार से हम चाहते हैं। अगर थोड़ा सा झांक करके देखें, उगांडा में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने फंड दिया इंडोनेशिया में उस फंड को ले जाकर के 25,000 हेक्टेयर्स का जो वनीकरण हो रहा है, वहां के वनवासियों को वहां से उखाड़ दिया गया और बेचारे बन गए। अभी क्या वही इस देश में होगा? इस सदन में मंत्री जी से हम ये वक्तव्य चाहते हैं कि रेड स्कीम हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन वनवासियों को हम कभी निर्वसित नहीं करेंगे। जो उन लोगों का हक बनता है, अरण्य पर, जंगल पर उन लोगों का जो हक बनता है, उस हक का हम कभी च्युति नहीं करेंगे। ये वक्तव्य मंत्री जी से हमें इस सदन में चाहिए। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा, वो तो वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च करके अपने सामने रख दिया है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हिमाचल रीजन में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, कोस्टल लाइन में क्या होगा, फॉरेस्ट में क्या होगा, बायोडायवर्सिटी का क्या होगा, पीने की पानी का क्या हाल होगी, एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में क्या हाल होगा, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस बात का भरोसा चाहिए कि आने वाले दिन में अपना गाड़ी क्या होगी, कौन सी होगी। जो 200 साल पहले, 100 साल पहले, 300 साल पहले होता जा रहा था, उसी का भुगतान हम भुगत रहे हैं आज। पूरा दुनिया अभी गर्म होती जा रही है। आने वाले जनरेशन के लिए हम यहां आज बैठ करके सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं। 2030 तक, 2050 तक, 2100 तक कितने लोग रह पाएंगे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे लिए हम नहीं सोच रहे हैं, आने वाले भविष्य की दृष्टि से हम सोच रहे हैं। इसलिए उस दृष्टि को अगर सही ढंग से अमल में लाना हो, भविष्य के लिए अपने तमन्ने से हम सोच रहे हो, तो इस उत्तर देना होगा कि आने वाले दिन में अपना वन, अपना जमीन, अपना जल, ये अपने काबू में रहेगा। एक कवि ने कहा था, इस देश का इतिहास को दोहराते हुए उसने कहा था, तन बिक चुका है, मन बिक चुका है, फिर सिर्फ काफी है कफन, वो भी बिकने जा रहा है। हम सब कुछ बिक चुके हैं और बाकी जंगल बचा है बिकने, बेचने के लिए। उस पर भी क्या सौदा होगा? ये चिंता करने की, सोचने की बात है। इस विषय को लेकर के मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, ये हम चाहते हैं। सभापति जी, उसके साथ साथ जो हम अपना रोड मैप तय करना है अपने देश के दृष्टि से, आने वाले 2010, 2015, 2020 में हम क्या करने जा रहे हैं, रोड मैप क्या तय है, असेसमेंट और भी जारी है, हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन का हो रहा है इस देश में, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इस देश में किस क्षेत्र में क्या होगा, किसी के पास भी डेटा नहीं है। हम बताएंगे, बाद में हम देंगे। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, किस उपज में होगा, इंडस्ट्री में क्या होगा, किस विषय के आधार पर क्या असर होगा, इसका कोई डिटेल डेटाबेस अपने पास नहीं है। क्या इस
क्लाइमेट चेंज का भी यही होगा। conclude हम now. 50 साल के बाद भी डेटा बैंक बनाने जाएंगे, क्या उसके बारे में हम चिंता करेंगे? उसके बारे में हम काम करेंगे? इतना कह करके ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता। मंत्री जी से ये चाहते हैं कि अपने जंगलों का हक अपने देश में ही रहे, वो सौदा ना हो जाए, और अपने रोड मैप के लिए कहां से पैसे लाएंगे? बाहर से पैसे लाएंगे, यहां अपने पैसे जमा करके हम उसमें खर्च करेंगे? इसका पूरा ब्यौरा इस सदन में रखे, इतना ही विनती करके मैं मेरा 2 बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री